हाँ, सो हम डिस्कस कर रहे थे कि लास्ट क्लास में हमने ट्रांजिशन ऑफ हीट के बारे में स्टार्ट किया था। ओके, उसमें हमने डिफरेंट मोड्स देखे थे, मतलब ब्रीफली हमने डिस्कस किया था कि कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन ब्रीफली डिस्कस किया था। उसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर रेडिएशन हमने देखे थे, जैसे कि रेडिएशन के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, रेडिएशन की स्पीड एक सबसे तीनों मोड में सबसे ज्यादा हीट ट्रांसफर कौन से मोड से होता है, रेडिएशन से, क्योंकि वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है, वो सारे रिफ्लेक्शन के सारे लॉज फुलफिल कर रहा है एंड ऑल सब कुछ हमने देखा था। ओके, आफ्टर दैट नाउ वो सब हमने ब्रीफली डिस्कस किया, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। नाउ इन डिटेल हमें देखना है थर्मल कंडक्शन। न्यूमेरिकल्स अगर आएंगे स्कूल में तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में से कंडक्शन पे से ही न्यूमेरिकल आएगा। ओके, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही डिटेल में हमें पढ़ना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। थर्मल कंडक्शन इन अ मेटालिक रॉड। तो मेटालिक रॉड है, सलिया है एक मेटल का, और उसमें हम थर्मल कंडक्शन समझने वाले हैं। तो क्या कर रहे हैं, देखो ये हमारा कोई पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक मेटल रॉड है, उसको हम एक सिरे से मतलब एक एंड से गर्म कर रहे हैं। तो जो एंड से गर्म कर रहे हैं वो होगा हॉट एंड, और दूसरा जहां पर से गर्म नहीं कर रहे हैं, ओके, मतलब वहां पर हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, वो तो ठंडा ही होगा, कोल्ड एंड होगा। ओके, धीरे 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 गरम गरम ये होता जाएगा सलिया। मुझे जोक याद आ गया। ओके, एक मूवी है उसमें बोलेंगे ये कितना भौंक रहा है, कितना बोल रहा है बोले, तो इसके मुंह में गरम गरम सलिए को एकदम गरम करो और इसके मुंह में डाल दो, और वो भी सलिए का ठंडा हिस्सा। बोले सलिए का ठंडा हिस्सा मुंह में डालना है तो गरम क्यों करना है ऐसे, अगर ठंडा हिस्सा ही मुंह में डालना है तो डायरेक्टली डाल दो, गरम क्यों करना है। तो बोले नहीं, हम गरम करेंगे और फिर ठंडा हिस्सा मुंह में डाल देंगे। तो बोले क्यों, तो बोले जिससे कि अभी वो बाहर गर्म है ना, तो वो बाहर ऐसे निकाल ना पाए ना, इसलिए। तो बोल रहे हैं कि वो बात तो ठीक है, बाहर निकाल ना पाए इसलिए तुम ठंडा हिस्सा मुंह में डाल रहे हो, लेकिन डालोगे कैसे? क्योंकि डालने के लिए भी तो पकड़ना पड़ेगा। क्या क्या नहीं, मतलब जैसे ये हमने गर्म करना स्टार्ट किया तो ये गर्म हो गया, और ये तो ठंडा ही है ना, तो यहाँ से पकड़ के ऐसे मुंह में डाल देंगे, तो वो तो गर्म हिस्सा डाला ना हमने। जैसे कंडक्शन होगा ना, वो भी गर्म होगा। अरे कि कंडक्शन का टाइम होगा ना रे, कंडक्शन होगा वो भी गर्म हो जाएगा, बात सही है, लेकिन तुरंत थोड़ी हो जाएगा। मतलब जैसे मैं ये मेटल का सरिया है, यहाँ पे मैं अभी स्टार्ट करूँ तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में ऐसा नहीं है कि 1 मिनट 2 मिनट में पहुंच जाएगा, आधा घंटा 1 घंटा भी लग सकता है। ओके, वो कहना चाह रहा हूँ, गर्म तो होगा लेकिन इट टेक्स टाइम। वो टाइम के बारे में भी हमें अभी डिस्कस करना है। ओके, कि कितना टाइम लगता है। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, चलो जोक से यहाँ आ जाते हैं। तो हम ये सलिए को, ये रॉड को, जो मेटल का सरिया है उसको हम गर्म कर रहे हैं। तो गर्म कर रहे हैं मतलब ये बन गया हॉट एंड, और जहां गर्म नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, वो है कोल्ड एंड। अब एक्चुअली 2 स्टेट होते हैं, वो याद रखना, एक होता है वेरिएबल स्टेट और एक होता है स्टेडी स्टेट। वेरिएबल स्टेट मतलब क्या, वेरिएबल स्टेट मतलब यहाँ जैसे हम गर्म कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, पूरी की पूरी जो लेंथ है, वो सभी पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पर होंगे। सबसे ज्यादा टेम्परेचर पर ये वाले पॉइंट होंगे, फिर उससे थोड़े कम पर ये, फिर ये ऐसे, और वैसे करते करते सबसे कम टेम्परेचर पर ये होगा, लेकिन सबका टेम्परेचर डिफरेंट होगा, क्योंकि हम तो एक ही एंड पे गर्म कर रहे हैं। यहाँ गर्म कर रहे हैं तो इसका तो इससे अलग ही होगा। फिर यहाँ से ये कंडक्शन हो रहा है, लेकिन वो यहाँ तक आएगा तब तक तो वो ठंडा ही रहेगा, मतलब उसके बीच में भी टेम्परेचर डिफरेंस है। मतलब ये पूरे का पूरा जो रॉड है, वो रॉड क्या है, वेरिएबल स्टेट में। वेरिएबल, वेरी एक होता है कांस्टेंट और दूसरा होता है वेरी। वेरी मतलब चेंज हो, उसको वेरी बोलेंगे, तो वेरी हो मतलब उसको वेरिएबल बोलेंगे। जैसे कि मैथ्स में हम नहीं पढ़ते थे, देयर आर 2 वेरिएबल्स ऑफ दिस इक्वेशन x और y, ओके, लाइक दैट। तो जो वेरी करे वो वेरिएबल, और जो कांस्टेंट रहे वो तो कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। अच्छा, तो यहाँ पूरे के पूरे रॉड में पहले स्टार्टिंग जब हमने हीट करना शुरू किया तब वो वेरिएबल स्टेट में होगा। वेरिएबल स्टेट में होगा मींस क्या, कि वो उस वहां पे जो भी टेम्परेचर है वो सारा का सारा हर टाइम पर वेरी कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। 1 घंटे बाद मतलब 1 सेकंड बाद या 1 मिनट बाद अभी है 30, फिर 1 मिनट बाद वो हो गया 30.1, फिर 2 मिनट बाद हो गया 30.2, लाइक दैट। वो इंक्रीज ही होता जा रहा है
डन। ओके, तो वो वेरिएबल है। कंटिन्यूअसली हम गर्म करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये पॉइंट सारे के सारे वेरिएबल होंगे नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो कांस्टेंट हो जाएंगे। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये टेम्परेचर सेम हो जाएगा, ये नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि कांस्टेंट हो जाएगा मतलब क्या? जैसे देखो एग्जांपल से बताता हूं तुम्हें कि ये एक पॉइंट है, ये 2 3 4 5 6 7। ओके, तो यहाँ का टेम्परेचर स्टार्टिंग में यहाँ गर्म कर रहे हैं ना, तो ऐसा समझो स्टार्टिंग में है से 90 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का है 80, यहाँ का है 70, 60, 50 और से 40, 30 ऐसे है टेम्परेचर। डन। ये कब? ये से t इज इक्वल्स टू 1 मिनट पर। अब 1 मिनट के बाद ये तो चालू है, सोर्स तो चालू है। अब 1 मिनट के बाद मैं फिर से 1 मिनट हो गई ना, t इज इक्वल्स टू 2 मिनट, मतलब 1 मिनट हो गई। अब जाके अगर मैं चेक करूं तो ये कहां पहुंचा? तो ये सपोज पहुंच गया 94 पर, ये पहुंच गया से 82 पर, ये पहुंच गया 71, ये पहुंच गया 67, ऐसे रैंडमली बढ़ रहा होगा। डन। ओके, तो मतलब देखो ये 94, ऐसा नहीं है कि ये 4 से बढ़ा तो ये भी 4 से बढ़ेगा, ये 2 से बढ़ा तो आगे फिर 2 से बढ़ेगा, 1 से बढ़ेगा, कोई रैंडमली बढ़ेगा। वो रैंडमली कैसे बढ़ेगा? वो उसकी प्रॉपर्टी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज अभी हम देखेंगे, उसका एरिया, उसकी लेंथ, वो सबके अकॉर्डिंगली वो बढ़ेगा। तो मतलब ये वेरिएबल ही बढ़ रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन वेरिएबल स्टेट में है। वेरिएबल स्टेट में है मतलब क्या? जैसे कि ऐसा समझो कि यहां से मैं हीट एंटर करवा रहा हूं, तो यहां से अगर कोल्ड होगा तो हीट कहीं से बाहर नहीं निकलेगी, लेकिन ऐसा समझो कि धीरे धीरे गर्म हो रहा है और ये पार्ट भी पहले के रिस्पेक्ट में गर्म हो गया, तो यहां से भी हीट बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। कोई चीज जल रही है, कोई ज्यादा टेम्परेचर पे है, तो वहां पर से हीट बाहर निकलेगी, तो यहां पर से भी हीट बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी। यहां सपोज मैं दे रहा हूं 100 जूल ऑफ हीट और यहां पर निकल रही है से 1 जूल ऑफ हीट। डन। फिर मैं तो कंटिन्यूअसली दे ही जा रहा हूं, तो यहां पर से भी निकल रही है से 2 जूल, फिर वैसे करते यहां से भी निकलने लगी क्या? 100 जूल ऑफ हीट। मतलब जितने मैं डाल रहा हूं उतनी ही निकल रही है। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि ये स्टेडी स्टेट पे आ गया। स्टेडी स्टेट मतलब क्या? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज हो रहा नहीं है। अंडरस्टूड? मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अब अगर स्टेडी स्टेट पर रीच हो गया तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये पॉइंट का टेम्परेचर, सपोज ये फर्स्ट पॉइंट का टेम्परेचर होगा से 100 डिग्री सेल्सियस, फिर ये से सेकंड पॉइंट का टेम्परेचर होगा से 98, फिर थर्ड पॉइंट का टेम्परेचर होगा से 96। तो अब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये यही रहेगा। मतलब क्या? अभी भी मैं गर्म कर रहा हूं तो ये 100 का 102 हो गया, ऐसा नहीं है। ओके, ये 100 का 100 ही रहेगा। लेकिन हम सोचेंगे लेकिन सर आप हीट दे रहे हो तो टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए, हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन यहां से निकलना भी स्टार्ट हो गया ना, तो एक्चुअली धीरे धीरे ठंडा भी होगा ना, फिर वो हीट बाहर निकल रही है, तुम डाल रहे हो और वहां से बाहर निकल रही है। समझ में आ गया? पक्का? तो हमने बेसिकली क्या समझा? बेसिकली हमने 2 चीजें समझी। क्या? वेरिएबल स्टेट और एक है स्टेडी स्टेट। तो सिंपली फिर से बता रहा हूं, वेरिएबल स्टेट मतलब क्या? वेरिएबल स्टेट मींस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जो प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी जो लेनी हो वो, लेकिन यहां पर हम कौन सी लेंगे? टेम्परेचर। तो जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो रही है। प्रॉपर्टी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो सकती है या विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज हो सकती है। तो वो चेंज हो रही है। अगर वो चेंज हो रही है तो हम ये स्टेट को क्या बोलेंगे? वेरिएबल स्टेट। और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हमारी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है तो हम उसको बोल देंगे स्टेडी स्टेट। सिंपल है। ओके, चलो नाउ अब हम क्या कर रहे हैं? तो स्टेडी स्टेट में है। अब ये कंडक्शन हो, ये एक मटेरियल कंडक्शन से ये एंड और ये एंड हीट ट्रांसफर ऐसे होगी। और अगर पूरा टेम्परेचर मतलब रीच हो गया अच्छा खासा, तो फिर क्या होगा? ये तो गर्म है तो क्या? रेडिएशन से ये हीट यहां से भी बाहर निकलेगी, यहां से भी बाहर निकलेगी। ओके, ये तो रेडिएशन से ही निकलेगी। ओके, चलो नाउ अब हम डिस्कस करते हैं, हमें रेट निकालना है। क्या निकालना है? रेट मतलब क्या? कि यहां से कितनी हीट निकल रही है पर यूनिट टाइम, कि 1 मिनट में कितनी निकल रही है, 10 मिनट में कितनी निकल रही है, कितनी हीट निकल रही है। तो हमें इक्वेशन ऑफ थर्मल कंडक्शन निकालना है। इक्वेशन ऑफ थर्मल कंडक्शन मतलब ऐसा इक्वेशन जो कितने टाइम पे ये थर्मली कंडक्शन हो रहा है वो बताएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये रब कर दूं सब? ओके, तो प्रैक्टिकली पता चला
पहला कि ये जो dq by dt होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सबसे पहले तो dq by dt क्या है? तो dq by dt इज द चेंज इन द हीट पर चेंज इन टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में हम जितना चेंज ऑफ हीट कर रहे हैं, चेंज ऑफ हीट मतलब जितना हम हीट दे रहे हैं, 1 मिनट में 10 जूल दिया, दूसरी 1 मिनट में 10 जूल दिया, तीसरी 1 मिनट में 10 जूल दिया, मतलब क्या कि पर मिनट हम 10 जूल हीट दे रहे हैं। डन। अगर 3 मिनट में हमने 30 जूल हीट दे दी, मतलब पर मिनट में कितनी दी? 10 जूल। तो dq by dt कितना आ जाएगा? 10 जूल पर मिनट। डन। ओके, तो dq by dt इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बोल सकते हैं, क्योंकि नीचे dt है ना, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। ओके, वो हमने बोल दिया। तो यहां हमें प्रैक्टिकली भी पता चला, क्या पता चला कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया मतलब क्या? यहां पर अगर तुमने मोटा मेटल का रॉड लिया जिसकी थिकनेस इतनी मोटी है, तो मोटी है तो वहां से कंडक्शन इजीली हो जाएगा, मतलब फास्ट होगा, क्योंकि उसको एरिया ज्यादा मिल रहा है ना। कंडक्शन कैसे होता है? ये सारे के सारे कंडक्शन कैसे होता है कि सारे के सारे ये मेरे सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। ओके, अब ये सारे के सारे गर्म हो रहे हैं, सारे के सारे गर्म हो रहे हैं तो वो वाइब्रेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ेगी, एटॉम्स की। ओके, मतलब वो वाइब्रेट करेंगे, सॉरी एटॉम्स की नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की। एटॉम्स की तो कब बढ़ जाती है? एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स की लिक्विड और गैसियस में। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और ये जो हमारे एटॉम्स है उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाएगी, और वो बढ़ के क्या करेंगे? वो अपनी एनर्जी एडजेसेंट वाले एटॉम्स को दे देंगे। फिर ये लोग की भी बढ़ जाएगी, वो एडजेसेंट वाले एटॉम्स को दे देंगे। डन। तो प्रैक्टिकल से हमें क्या पता चला कि ये इसका थिकनेस कितना है? भाई इतना रॉड है। लेकिन अगर छोटा रॉड लिया तो 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, तो छोटा रॉड लिया तो ज्यादा हीट ट्रांसफर हो सकता नहीं है कंपेयर टू दिस। मतलब जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी ना, और जितना कम होगा उतनी कम हीट ट्रांसफर होगी। क्या ज्यादा और क्या कम? ये एरिया ज्यादा और ये एरिया कम। तो ये हमें पता चला रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। मतलब एरिया अगर ज्यादा लिया, जैसे कि मैंने ऐसा समझो कि क्या लिया, जैसे कि ये मेरा एक सलिया है और ये सलिया है, 2 सलिए है, मतलब 2 रॉड है, तो किस में लग रहा है कि ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा? इसमें होगा, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है और इसका एरिया कम है। ओके, तो इसका एरिया ज्यादा है इसलिए इसमें ज्यादा, मतलब इसका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ज्यादा है, इसका इसमें हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा ऐसा नहीं बोल रहे, पर टाइम हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा। कि सपोज 1 घंटे में कितना हीट ट्रांसफर होगा, तो 1 घंटे में इसमें ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर तुम टाइम ना बोलो तो दोनों में से पास हो ही सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ओके, टाइम के रिस्पेक्ट में एरिया की बात कर रहे हैं कि एरिया ज्यादा तो उसमें से ज्यादा हीट पास होगी। अच्छा, तो हीट ट्रांसफर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। डन। ओके, नेक्स्ट भी हमें पता चला क्या? dq by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन द थीटा एंड थीटा 2 क्या है? टेम्परेचर। टी ना बोल के हमने क्या लिया हुआ है? थीटा 1 एंड थीटा 2। क्यों ऐसा किया? क्योंकि हम टाइम की भी बात कर रहे हैं ना, सो दिस टी इज द टाइम, तो डबल कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने थीटा 1 थीटा 2 लिया है। तो थीटा 1 क्या है? थीटा 1 यहाँ का टेम्परेचर है, हॉट एंड का, और थीटा 2 क्या है? कोल्ड एंड का टेम्परेचर। डन भाई। ओके, सो heat transfer rate is also directly proportional to the change in the temperature per unit length। मतलब क्या? मतलब ये कि हीट ट्रांसफर कितना होगा, तो चेंज इन द टेम्परेचर, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में थोड़ा बहुत टेम्परेचर डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि ये गर्मी दे रहे हैं तो ये गर्म हो जाएगा, ये ठंडा ही है, तो टेम्परेचर डिफरेंस होगा। और टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, टोटल कितने दूर है, सो टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, तो हमारा हीट ट्रांसफर रेट उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि ये तुम्हारा डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा, या क्योंकि देखो ना, थीटा 1 माइनस थीटा 2 अगर तुम्हारा आ गया 20, थीटा 1 माइनस थीटा 2 कैसे? से 40 माइनस 20, तो आंसर क्या आया? 20। तो वैसे ही से थीटा 1 माइनस थीटा 2 क्या आया? 100 माइनस 40, तो क्या आया? 60। तो ये 60 आया, 20 से ज्यादा है, मतलब यहाँ पर हीट ट्रांसफर रेट भी ज्यादा होगा इन दिस केस। डन, सिंपल है। तो जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा उतना हीट ट्रांसफर ज्यादा, और जितना टेम्परेचर डिफरेंस कम उतना हीट ट्रांसफर कम। और अगर टेम्परेचर सेम है, डिफरेंस है ही नहीं, तो हीट ट्रांसफर होगा या नहीं होगा?
जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा उतना हीट ट्रांसफर ज्यादा, जितना टेम्परेचर डिफरेंस कम उतना हीट ट्रांसफर कम। इफ टेम्परेचर डिफरेंस इज नॉट देयर, ये एंड और ये एंड सेम टेम्परेचर पे है, देन हीट ट्रांसफर विल बी देयर और नॉट? नहीं, वो तो बेसिकली हमने देखा था हीट को ट्रांसफर होने के लिए टेम्परेचर ग्रेडियंट चाहिए, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए। हीट फ्लोज फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो अगर यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर डिफरेंस बड़ा होगा तो हीट ट्रांसफर रेट भी ज्यादा, अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तो हीट ट्रांसफर रेट भी कम, और अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट ट्रांसफर भी नहीं होगा। ये दो चीजें पता चली। डन। अब दोनों ही इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं। तो दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया तो dq by dt is proportional to a θ1 minus θ2 divided by L। दोनों को कंबाइन कर दिया। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रख दिया, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने क्या रखा है? k रखा है। k where k is what? k is coefficient of thermal conductivity। क्या बोल रहे हैं? coefficient of thermal conductivity, मतलब कि थर्मल कंडक्टिविटी। याद करो तो कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम पढ़े थे 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब क्या? इट इज द प्रॉपर्टी व्हिच सपोर्ट्स द, और से द प्रॉपर्टी व्हिच अलाउज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वहां पर, और यहां पर भी सेम, इट इज द प्रॉपर्टी व्हिच अलाउज द ट्रांसफर ऑफ हीट। वहां इलेक्ट्रिसिटी, यहां पर हीट। तो अगर हीट को ट्रांसफर होने दे रहा है तो वो कंडक्टिव प्रॉपर्टी, उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, और हीट को ट्रांसफर नहीं होने दे रहा है तो उसकी कंडक्टिविटी कम है। डन। सपोज मान लो हमारे पास है कॉपर और हमारे पास है वुड, तो किसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी? कॉपर की। वेरी गुड। ओके, कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है के। अच्छा, ये जो हमारा कांस्टेंट आया है KA/L, क्योंकि के तो कांस्टेंट होता है, के कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल, कोएफिशिएंट है ना, तो वो कांस्टेंट। ए एरिया ऑफ द रॉड तो हम बार बार चेंज नहीं करेंगे, जो हो गया वो हो गया, तो ए भी कांस्टेंट और लेंथ भी उसकी चेंज नहीं करेंगे, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट। ये कांस्टेंट को हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं 1/r। ओके, एंड 1/r वो कंडक्टिविटी थी, और ये क्या है? रेजिस्टिविटी, थर्मल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू L अपॉन KA। देखो क्लीन कर रहा हूं, ये L डिवाइडेड बाय KA, तो ये KA ऊपर चला गया है, तो वो L/KA को ही क्या लिखा हुआ है? R। R क्या है? थर्मल रेजिस्टेंस। अगेन वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिकल में था, रेजिस्टेंस क्या था इलेक्ट्रिसिटी में? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी व्हिच ऑपोजेस द फ्लो ऑफ करंट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ करंट बोलेंगे, वही तो इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो या फ्लो ऑफ करंट बोलो, उसको ऑपोज करने की प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस बोलते थे। तो यहां पर भी थर्मल रेजिस्टेंस मतलब क्या? हीट फ्लो हो रही है और उसको ऑपोज करने की प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे थर्मल रेजिस्टेंस। सिंपल। डन। ओके, तो क्या समझा हमने? थर्मल देखो, एक दूसरी चीज, ये तो हमने समझ लिया, ये समझ लिया ना क्या क्या? इक्वेशन ऑफ थर्मल कंडक्शन। तो इक्वेशन ऑफ थर्मल कंडक्शन क्या है? क्या देता है ये इक्वेशन ऑफ थर्मल कंडक्शन? क्या देता है? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, मतलब चेंज इन दी हीट पर चेंज इन टाइम। मतलब 1 घंटे में तुम्हें कितनी हीट देनी है, 2 घंटे में तुम्हें कितनी हीट देनी है, ये तुम्हें पता चल जाएगा। ये कैसे पता चलेगा? देखो, उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है KA∆T/L। मटेरियल का K तुम्हें पता है, मटेरियल का A तुम्हें पता है, K तो प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है, एरिया तुम्हें पता है, लेंथ तुम्हें पता है, θ1 माइनस θ2। θ1 भी तुम्हें पता है कि तुमने अभी लिया कितना है। तुमने अगर 30 डिग्री सेल्सियस लिया रूम टेम्परेचर, अभी तुम बोलोगे मुझे 30 से 50 पे पहुंचाना है और डबल कर देना है, 30 to 60 कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 माइनस 60, मतलब पॉजिटिव माइनस नेगेटिव ही करेंगे, तो 60 माइनस 30 क्या मिलेगा तुम्हें? देखो यहाँ पर क्या है? θ1 है, θ1 हायर पे है, तो हायर माइनस लोअर, हमेशा बड़ा माइनस छोटा ही करेंगे। तो यहाँ से तो तुम्हें, ये तो इक्वेशन है, इक्वेशन से तुम्हें फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, तुम्हारे पास रॉड है 30 डिग्री टेम्परेचर पे है और तुम सोच रहे हो और तुम्हें चाहिए क्या कि ये पूरा का पूरा रॉड 30 पे है, और तुम ये चाह रहे हो कि पूरा का पूरा रॉड 60 पे आ जाए, तो मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी और कितने टाइम में? हाँ, कितनी हीट देनी पड़ेगी वो तो पहले भी निकाला हुआ है हमने, mc∆T, Q इज इक्वल टू mc∆T। तो वो मटेरियल का मास क्या है, वो मटेरियल की स्पेसिफिक हीट क्या है, तुम्हारा T1 क्या है और तुम्हें कौन सा T2 चाहिए, वो वैल्यू पुट करोगे तो वहां पर भी Q मिलेगा, यहां पर भी Q मिलेगा, लेकिन वहां पर टाइम नहीं था,
यहाँ पर टाइम भी है, मतलब कितने टाइम में तुम्हें चाहिए ये टेम्परेचर। ओके मतलब क्या कि मुझे चाहिए 60 डिग्री सेल्सियस, ये कितना था 30 और ये कितना है 60 माइनस 30 एरिया पता है कि ये पता है एल पता है, सारी की सारी वैल्यू पुट कर दो और तुम बोल दो कि तुम्हें कितने टाइम में चाहिए, 1 घंटे में तो यहाँ पर 1 पुट कर दो, 2 घंटे में तो वहां पर 2 पुट कर दो और फिर तुम्हारा dq निकालो। वो जो डेल्टा क्यू मिलेगा दैट इज द एनर्जी और एनर्जी नीडेड और हीट नीडेड टू रीच दैट टेम्परेचर इन पर्टिकुलर टाइम वॉट एवर यू हैव टेकन। अंडरस्टूड। तो इक्वेशन ऑफ थर्मल कंडक्शन से हमें पता चलता है कि हमें पर्टिकुलर टेम्परेचर रीच होने के लिए कितनी हीट देनी है, वो तो हमें पहले भी पता चल गया था mc डेल्टा t, लेकिन पर्टिकुलर टेम्परेचर रीच होने के लिए मेरे पास सिर्फ इतना ही टाइम है। मैंने कहा मुझे 10 मिनट में इतने टेम्परेचर पे पहुंचना है, बस फिक्स कर दिया तुमने टाइम। मुझे 10 मिनट में 30 to 100 जाना है, ये तुमने फिक्स कर दिया। तो 30 to 100 जाना है और 10 मिनट में बहुत ज्यादा हीट एक साथ देनी पड़ेगी। और अगर mc डेल्टा t से निकालोगे तो वो तुम आराम से निकालते जा रहे हो। अंडरस्टूड। यहां पर तुम टाइम स्पेसिफाई कर रहे हो, 10 मिनट में हीट देनी पड़े। ऐसा समझो कोई ऑब्जेक्ट है जिसको 30 से 100 पे जाना है, तुम बोलोगे 10 ही मिनट में जाना है तो बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। लेकिन तुम बोलोगे 30 to 100 जाना है, 10 दिन में जाना है, और 10 दिन में जाना है ना, आज थोड़ा गर्म किया, फिर थोड़ा, फिर वो ठंडा ना हो उससे पहले गर्म कर दो, तो आराम से कर रहे हैं। ऐसा क्यों सर? वहां से वहां भी पहुंचना है 10 दिन के बाद और आज भी पहुंचना है 10 मिनट में, तो इतना ज्यादा टाइम का वेस्ट क्यों कर रहे हैं हम? जो चीज 10 मिनट में कर सकते हैं उसको 10 दिन में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक साथ इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने के लिए हमें बहुत ज्यादा कंबशन करना पड़ेगा, वेरेज छोटा हीट ट्रांसफर करने के लिए हमें बहुत ज्यादा कंबशन नहीं करना पड़ेगा। तो वो ज्यादा फिजिबल है, वो ज्यादा इकोनॉमिकल है। अंडरस्टूड। इसीलिए तो हम EMI पे सब कुछ नहीं करते, क्योंकि ज्यादा फिजिबल है, एक साथ बड़ी अमाउंट नहीं पे करनी। मतलब लोग 2 लाख का फोन भी ले लेते हैं, ओके 2000 रुपीज की EMI पे, बोले हम देते रहेंगे 3 4 4 5 6 साल तक, हर महीने 2000। तो इतना बड़ा, लेकिन एक साल में 2 लाख रुपए लाओ, क्या बात कर रहे हो, ये तो पूरे साल की स्कूल ट्यूशन की फीस है, ऐसे लाइक दैट। अंडरस्टूड। ओके तो दैट इज द केस कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। ये तो मैं जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि फिर इसका मीनिंग क्या हुआ। फिर तो मीनिंग ये हुआ कि यहां से तुम्हें टाइम भी पता चलता है। ओके सो दैट इज द केस। जैसे मैंने बताया कि टेम्परेचर टाइम के साथ तो हमारा प्रॉपर्टी चेंज होता ही है, टाइम तो टेम्परेचर चेंज होता है, लेकिन लेंथ और डिस्टेंस के साथ भी टेम्परेचर चेंज होता है। तो इफ योर टेम्परेचर इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस और से लेंथ, then it is known as temperature gradient. ओके डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में अगर टाइम चेंज हो रहा हो तो उसे क्या बोलेंगे? टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो वो तो क्या है? डेल्टा टी है ना, ठीक। यहाँ तो तुम डेल्टा टी रखो तो भी चलेगा, यहाँ पर कहाँ टी है, तो तुम टेम्परेचर रख सकते हो T1 माइनस T2 और T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई L। डन। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट पता चल गया। वो तो पहले ही हमने डिस्कस किया। कोई भी प्रॉपर्टी 2 वे में चेंज होती है, या तो लेंथ के अकॉर्डिंगली, लेंथ मतलब स्पेस, हाँ लेंथ मतलब सिर्फ लेंथ नहीं, लेंथ विड्थ हाइट सब कुछ आ गया 3D में। ये लेंथ तो फिर एक 1D हुआ, फिर लेंथ और विड्थ बोलेंगे तब जाके 2D हुआ, और लेंथ विड्थ और हाइट बोलेंगे तब जाके 3D हुआ। तो ये मैं लेंथ बोल रहा हूं डज नॉट मीन लेंथ। लेंथ मतलब स्पेस के रिस्पेक्ट में, पूरे के पूरे स्पेस। 3D होगा तो पूरा स्पेस, 2D होगा तो 2D प्लेन में, और 1D होगा तो लेंथ। डन। तो मतलब स्पेस के रिस्पेक्ट में, जगह के रिस्पेक्ट में, लोकेशन के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टी चेंज हो तो उसको ग्रेडियंट पर्टिकुलरली हम बोलेंगे। और दूसरा कैसे हो सकता है? दूसरा हो सकता है टाइम के रिस्पेक्ट में। डन। टाइम के रिस्पेक्ट में भी डेल्टा टी बाई डेल्टा टी भी हो सकता है, मतलब डेल्टा थीटा, यहाँ पे थीटा लेना पड़ेगा ना, नहीं तो डेल्टा टी डेल्टा टी हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। टाइम के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और ये टाइम के रिस्पेक्ट में, ये लेंथ के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ये लेंथ के रिस्पेक्ट में है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में है। जब लेंथ के रिस्पेक्ट में हो तब हम वर्ड यूज करते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। डन। समझ में आ गया? तो यही था हमारा थर्मल कंडक्शन इन अ मेटालिक रोड। डन। इसमें से क्या आएगा? ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूजफुल है। क्या? dq by dt इज इक्वल्स टू ka by l डेल्टा t और डेल्टा थीटा। ओके।
और यहाँ है तो वहां कुछ नहीं करना है, ये के ए बाई एल को 1/r लिख देना है। मतलब r मतलब क्या है, एल अपॉन के। तो के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, r क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। सारे मटेरियल के लिए, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए k की वैल्यू और r की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो ऑब्वियस है। डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए थर्मल कंडक्टिविटी, जैसे मैंने कॉपर ले लिया और मैंने ले लिया से कुछ भी ले लो ना, गोल्ड ले लो, कॉपर और गोल्ड और कॉपर और सिल्वर, डन। तो कॉपर और सिल्वर दोनों को हम गर्म कर रहे हैं, दोनों को ही गर्म कर रहे हैं, तो कंडक्टिविटी क्या लग रहा है, किसकी हायर होगी, जस्ट गैस करो। कॉपर की हायर होगी, नहीं, गोल्ड की हायर होगी। गोल्ड की कंडक्टिविटी हायर होती है, तुरंत ही पिघल जाएगा वो, कॉपर जल्दी नहीं पिघलेगा। गोल्ड और सिल्वर की थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हायर होती है, एकदम फास्ट। इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रैवल कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी भी, मतलब तुम सिल्वर के वायर लगा दो ना तो कॉपर से भी फास्ट जाएगी, लेकिन महंगा पड़ेगा नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी हमें फास्ट मिलेगी, ओके, टाइम बच जाएगा। हाँ हाँ, फास्ट तो है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा फास्ट, सुपर फास्ट अच्छा, तो इसीलिए जहां कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स में हमें चाहिए फास्ट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर, तो वहां पर हम वायर यूज करते हैं छोटा सा सिल्वर का। मुकेश अंबानी तो गोल्ड का भी यूज करें ओके, अंडरस्टूड। घर में तो नहीं लगाए होंगे, घर में तो सबको ये फास्ट ही लगेगा घर में तो ये कॉपर का सबको फास्ट ही लगेगा, ओके। स्विच ऑन की और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, 1 सेकंड भी नहीं हो रहा है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में तो ऑन हो जाता है, ओके। सो घर में तो नहीं लगाया होगा, बट हाँ पर्टिकुलर इक्विपमेंट में, मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में जगह पर लगा सकते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा हाई, मतलब टाइम तुम्हारे पास कम है, हम नहीं बोलते कि 5 GB रैम, 6 GB रैम, तो मतलब क्या कर रहे हैं वो, फास्ट, एकदम फास्ट सर्विस होगी, उनके पीछे जो कोडिंग चलता है वो कोडिंग एकदम फास्ट होगा, ओके। तो वहां पे बहुत ज्यादा जल्दी हीट ट्रांसफर, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर जल्दी जल्दी होगा, ओके, अंडरस्टूड। तो ये था हमारा थर्मल कंडक्शन। हाँ, एप्लीकेशन देखेंगे।